अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल को इंशाल्लाह सिंपलेस्ट वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये कौन सा मॉडल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से आप यही मॉडल पढ़ते हुए आए हो। जो आपको छोटी क्लासेस में यही वाला मॉडल पढ़ाया जाता है कि भाई एटम किस तरीके का दिखता है। एक जो है ये आपका न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड शेल्स होते हैं। जैसे इसको आप मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हो कि जैसे प्लैनेट के अराउंड प्लैनेट्स होते हैं ना, इसमें न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। हाँ, बस क्लास 12 में आ चुके हो तो अंदाज़ा होगा कि कुछ नई चीज़ें और कुछ जो है ना कि एडवांस चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक है जी। और जो है ये ज़ाहिर नील बोहर ने दिया था 1913 में, आपने पढ़ लिया होगा। और दूसरी चीज़ जो है ये सेमी क्लासिकल मॉडल है। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि इस मॉडल में जो इक्वेशंस ड्राइव की गई थी, ठीक है, इस मॉडल में जो इक्वेशंस ड्राइव की गई थी उसमें कुछ रूल्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के इन्होंने अप्लाई किए थे और कुछ रूल्स इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स के अप्लाई किए थे। अब मॉडर्न फिजिक्स का कौन सा रूल आ गया, जैसे एनर्जी इज क्वांटाइज्ड या एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है। और दूसरा क्लासिकल जो है फिजिक्स का क्या, जैसे कूलम्स लॉ इन्होंने यूज़ किया था। और जो है अपनी डेरिवेशन पे कुछ इस टाइप के इन्होंने लॉज यूज़ किए थे। फॉर एग्जांपल जैसे एक फिक्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये सारी चीज़ें। इसी वजह से इसको सेमी क्लासिकल मॉडल कहा जाता है कि ये आधा क्लासिकल है आधा मॉडर्न है। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ कि मैं इस सीरीज़ में आपको जो है डेरिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा। डेरिवेशन के लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बनती हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। अभी सबसे पहले आप इसका पोस्टुलेट पढ़ लो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स विदाउट इमिटिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में करते हैं, लेकिन विदाउट इमिटिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी का क्या मतलब है, इधर आपको हम समझाते हैं आसानी से। कि देखो, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और ये रहे आपके शेल्स। ठीक है, ये रहे आपके शेल्स। अब आप पहले वाले शेल को फोकस करो, तो पहले वाले शेल में मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आप पुराने मॉडल के हिसाब से देखो, तो मैं थोड़ी हिस्ट्री कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि पुराने मॉडल के हिसाब से एक सवाल पूछा गया था कि देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर क्लासिकल फिजिक्स की बात की जाए, तो फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान अगर जो है वो मूव करता रह रहा है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज़ करता रहता है, उसकी एनर्जी आते आते ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है एक बॉल को बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं फोर्स से फेंकोगे, तो कुछ देर बाद वो बॉल क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एनर्जी लूज़ कर दी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि देखो, अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन वो जो है हमेशा मोशन में होता है। ठीक है, हमेशा मोशन में होता है, तो वो एनर्जी लूज करते करते, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, अभी अगर सर्कुलर मोशन करता है तो ये एनर्जी लूज करते 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 न्यूक्लियस में क्यों नहीं फॉल हो जाता, मतलब न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता। ठीक है, तो ये भी एक सवाल था। उसके बाद फिर नील बोहर ने इसका जवाब भी अच्छे से दिया कि देखो, जो ऑर्बिट्स है ना वो फिक्स हैं, मतलब ऑर्बिट्स बने ही इस तरीके से हुए हैं। कैसे बने हुए हैं कि भले ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हो, भले ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हो, भले यहाँ पर या इस पूरे ऑर्बिट में किसी भी पोजीशन पे मौजूद हो, इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम ही रहेगी। सेम केस से इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है। अब इस वाले शेल में, इस वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूरे ऑर्बिट में, मतलब यहाँ हो चाहे यहाँ यहाँ या यहाँ किसी भी पोजीशन पे उस ऑर्बिट पर, इसकी टोटल एनर्जी भी सेम रहेगी। मतलब चाहे आप बात इस शेल की करो या इस शेल की, दोनों शेल में एनर्जी फिक्स रहेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एनर्जी सेम नहीं होगी, मतलब इस शेल में और शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी, लेकिन इस शेल में इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फिक्स होगी और इस शेल में भी इसकी एनर्जी फिक्स होगी। ठीक है, मतलब वो एनर्जी चेंज नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते करते अगर यहाँ पे आ जाए तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है जी। या यहाँ से मूव करते यहाँ तक आ जाए तो फिर भी उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। और इसी को कहा जाता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स विदाउट इमिटिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, जैसे पुराने सवाल के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते करते न्यूक्लियस के अंदर फॉल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते करते एनर्जी को लूज नहीं करेगा। ठीक है, हाय, ये चीज़ थी। अब यहाँ पर देखो, जब हमने बता दिया कि एनर्जी फिक्स है, ठीक है, जब हमने ये बता दिया कि हर ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स है, तो कॉमन सेंस की बात है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी तो फिक्स होना चाहिए ना। ठीक है, अभी आप कहोगे सर एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्लास 11 फिजिक्स में से पढ़ तो रखा होगा आपने। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सीधा मोशन में होता है ना, सीधा मोशन में होता है, ठीक है,
तो हम कहते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई मोमेंटम होगा। व्हेन देयर इज मोशन देयर इज मोमेंटम, ठीक है, सिंपलेस्ट वे में। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, या रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर, तो हम कहते हैं उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है जी। तो यही चीज़ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो लेकिन वो सर्कुलर पाथ या रोटेटरी पाथ फॉलो कर रहा हो, तो आप कहते हो उसके अंदर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू mvr, ठीक है, mv क्या r, ठीक है। अब ये m क्या है, इस केस में जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। v क्या है, वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमेशा इसके रेडियस के वो होगी परपेंडिकुलर। और v क्या है, और r क्या है, बेसिकली आप देख सकते हो रेडियस। अगर आप ये रेडियस बनाओ तो इसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी होगी हर जगह पर। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी ये होगी, इसका रेडियस ये होगा, ठीक है। तो ये भी दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है जी। यार ये तो चीज़ें आपको पता होंगी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है इधर, क्वांटाइज्ड है, मतलब हर एक शेल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। अब वो आप फाइंड कैसे करोगे, ये भी देखो, mvr मतलब एल में इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी मान लो आपको पहले शेल में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, वो क्या, एंगुलर मोमेंटम जो फाइंड करना है, तो एन की जगह बस 1 पुट कर दो, ठीक है। तो आपको h/2 पाए पहले शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे शेल में फाइंड करना चाहते हो तो बस एन की जगह क्या कर दो, 2 पुट कर दो, ठीक है। तो 2 से कैंसिल। तो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, याद रखो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/π होगा, ठीक है। अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन ही क्यों कहा मैंने, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि ये जो पूरी थ्योरी है, ये बहुत एटॉमिक मॉडल, ये सिर्फ अप्लाई ही उन्हीं उन्हीं स्पीशी पे होता है जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या आप शेल कह सकते हो। अब यहाँ पर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी। यार ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को, अभी मान लो शेल्स बनाता हूँ ऐसे, बार बार मैं गोल गोल नहीं बनाऊंगा, अब मैं ऐसे शेल्स बनाऊंगा, ठीक है। ये है के, ये है एल, ये है एम, और ये है एन, ठीक है। ये इसको आप कह सकते हो 1 शेल, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको 4th शेल, ठीक है जी। अब मान लो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, ठीक है, और आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, एनर्जी प्रोवाइड करते हो सिंपली। अब वो जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो ना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, और वो किसी भी फॉर्म की हो सकती है एनर्जी, ठीक है। अब वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा, ठीक है, एक शेल से दूसरे शेल में क्या करेगा, जंप करेगा। अब मान लो इसने कर दिया जंप, जंप करके ये ऊपर वाले शेल में आ गया, ठीक है, जंप करके क्या, ये ऊपर वाले शेल में आ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन, अगर आप देखो यहाँ पर एक सेकेंड, तो यही पॉइंट पहला वाला बता रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है ताकि वो लोअर शेल से हायर शेल में जा पाए, या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। हाँ, अभी अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने से एब्जॉर्ब हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के नीचे आने से क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए ना। वही चीज़ बता रहे हैं कि एनर्जी तो इमिट ही होगी, मतलब निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। मतलब ऊपर गया, अभी ऊपर से दोबारा नीचे जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो वो वही एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है उसी एनर्जी को एमिट करेगा, लेकिन किस फॉर्म में करेगा, फोटॉन्स की फॉर्म में, या सिंप्लीफिकेशन के लिए लाइट की फॉर्म में करेगा। मतलब एनर्जी भले आप जो है हीट प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करो, या कौन सी भी, जो एनर्जी आपको वापस मिलेगी वो हमेशा लाइट की फॉर्म में या फोटोन की फॉर्म में ही मिलेगी, ठीक है। अभी मैं दोबारा बताता हूँ, देखो अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस आएगा, ठीक है। तो मान लो अब ये दोबारा वापस आएगा, लेकिन वापस आते हुए जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। और वो जो एनर्जी ये रिलीज करेगा वो किस फॉर्म में होगी, फोटोन की फॉर्म में होगी जी। किस फॉर्म में होगी, फोटोन की फॉर्म में होगी। एक बार फिर, ये किस फॉर्म में होगी एनर्जी, ये होगी फोटोन की फॉर्म में, ठीक है, या फिर सिंपली लाइट की फॉर्म में। यही इसका आखिरी पोस्टुलेट कहता है, ठीक है। बाकी आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको फोटोन का आइडिया है, इस इक्वेशन को भी आप जानते ही होंगे, ठीक है, कि ये एक एनर्जी पैकेट के लिए जो एन की वैल्यू 1 रख दोगे, दूसरे एनर्जी के पैकेट के लिए एन की वैल्यू 2, फोटोन क्या है, लाइट का एक एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम क्यों कहा, मतलब उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम क्यों, कि कॉमन सेंस की बात है, इन्होंने कैलकुलेट हाइड्रोजन एटम की करके दिखाई, उसके बाद पता चला कि ये जो एप्लीकेबल है ना सारी इक्वेशंस, याद रखना जो भी मैं इधर इक्वेशंस बताऊंगा वो सारी एप्लीकेबल होंगी सिर्फ जब एक ही इलेक्ट्रॉन हो,
सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब कोई भी एटम जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आप कह सकते हो हीलियम पॉजिटिव, मे बी, अगर मैं गलत ना हूँ तो। ठीक है, हीलियम पॉजिटिव, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बचेगा, तो हीलियम पॉजिटिव पर भी ये रूल अप्लाई होता है। और हाइड्रोजन के पास तो होता ही है, इस वजह से उस पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, रेडियस मालूम करना है किसी भी ऑर्बिट का। nth ऑर्बिट का मतलब किसी भी ऑर्बिट का, मतलब वो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना हो तो वो तुम कैसे करोगे? ठीक है, और वो भी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात हो रही है। तो सिंपली उसका फॉर्मूला जो इन्होंने प्रोवाइड किया, ये बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लो। डेरिवेशन मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगा। अच्छा जी, ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ठीक है, वी आर यहाँ पर जो n क्या है, वो n क्या है, नंबर ऑफ शेल। अगर आप पहले शेल की बात कर रहे हो तो आप इधर 1 पुट करोगे, दूसरे शेल की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप 2 पुट करोगे, तीसरे की तो आप 3 पुट करोगे। ठीक है जी। बस हाँ, अभी हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि देखो, आपको ये चीज़ें तो याद होंगी कि देखो यहाँ पर क्या है, 10 की पावर -10, ये जो आपको देखना है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर सिंपली 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लो मुझे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो रेडियस है वो मालूम करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस वैसे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ या ज़रूरी नहीं है? दिखाई देते हैं यार। देखो, मान लो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, सिंपली इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको आप कहोगे रेडियस। इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है। ठीक है, तो रेडियस का स्ट्रक्चर पता चल गया, रेडियस कैसे मालूम हो रहा है। अच्छा जी, अब मान लो पहले ऑर्बिट के लिए, मतलब के शेल के लिए हम जो है रेडियस मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली n की जगह आप 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप देखो जो पहले रेडियस की, मतलब पहले शेल के जो रेडियस की वैल्यू है वो आपको कुछ ये मिलती है। ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है 10 की पावर -10। ठीक है, अब उस 10 की पावर -10 को मैंने ऊपर बताया 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, तो टोटल वैल्यू आप 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। अच्छा, ये भी चीज़ सही है। और दूसरी चीज़ कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 10 की पावर -10 है। क्या है, 10 की पावर -10 है। तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट को जो है वो पीछे लेकर जाते हैं। जब आप पॉइंट को पीछे लेकर जाओगे तो एक पॉइंट के एक पावर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, ये तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये पावर यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, 0.053 इसकी नेट वैल्यू आएगी। और यहाँ पर आप जो है इसके बजाय नैनोमीटर लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 1 नैनोमीटर के ही बराबर होता है। ठीक है, और कहीं और इसको कहा जाता है ऑल्सो क्या, बॉहर रेडियस। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये वाला रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप कहते हो बॉहर रेडियस। है, ठीक है। अभी हम कहाँ बात करते हैं, देखो हमने रेडियस की बात कर दी। ठीक है, कि फर्स्ट शेल के हिसाब से, सेकंड शेल के हिसाब से, या थर्ड शेल के हिसाब से, किसी भी शेल के हिसाब से जो रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस भी मैंने आपको बताया कैसे होगा। उस रेडियस को आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, थ्रू फॉर्मूलाज। अभी हम क्या करते हैं, एनर्जी फाइंड करते हैं। ठीक है, अब किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी समझ रहे हो? इसका मतलब मान लो एक पहले ऑर्बिट की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी का मतलब जब इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ये मालूम करने की बात करूँ, जिसको मैं ऑर्बिट की एनर्जी भी कह सकता हूँ। ठीक है जी, और ये किसकी, हाइड्रोजन एटम की, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब ये डेरिवेशन से चीज़ें प्रूव हुई हैं, कूलम्स लॉ वगैरह, ये सब सारी चीज़ें लगाकर डेरिवेशन से ये चीज़ आई है कि ये भी आप देख लोगे, मैं तो नहीं करवा रहा ये चीज़, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है किसके, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 RN। के क्या है आपका, मेरे ख्याल से कूलम कांस्टेंट है, पढ़ा है ना, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अच्छा, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने ये आ गया। अभी अगर हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की फॉर एग्जांपल जो है, हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो आप कैसे करोगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करवा कर। ठीक है, तो आपने ऐड करवाया, मतलब आपने किसको ऐड करवाया यहाँ पर, आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ऐड करवाया, तो आपके पास क्या फाइनल आंसर आया यहाँ पर ऐड करवाने के बाद, ये
ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखा रहा है, चार्ज दिखा रहा है सिंपली। अब ये माइनस साइन आपको क्या शो कर रही है, माइनस साइन आपको सिंपल शो कर रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से क्या है, बाउंड है, मतलब एटम के अंदर है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस से क्या कहते हैं, बाउंड है, मतलब न्यूक्लियस की फोर्सेस पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, माइनस सिंपली आपको ये दिखाता है। ठीक है, एनर्जी माइनस नहीं हो सकती, एनर्जी क्या है, माइनस नहीं हो सकती। माइनस सिर्फ आपको ये बताता है, माइनस सिर्फ आपको ये इंडिकेट करने के लिए बताया गया है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एटम से, मतलब न्यूक्लियस से फॉर एग्जांपल बाउंड है। ठीक है जी, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अभी एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है इसी का, कि अगर आपको जो है यही फॉर्मूला आपको कैसे मिलेगा अभी आप जो ये वाली जो आपको वैल्यू दिख रही है ना, देखो आर एन की, आर एन का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या था आर एन का फॉर्मूला, ये था कुछ। ठीक है, अब यही फॉर्मूला आपको इधर पुट करना है, और ये भी थोड़ी बहुत डेरिवेशन से आपको एक ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन ये आपको एनर्जी बताता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है जी, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये रहा आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, जिसमें अगर पहले शेल की एनर्जी फाइंड करनी है तो आप बस इधर 1 पुट कर दो, तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो होगी -13.6। ये भी मैं आगे लिख दूंगा इंशाल्लाह, एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा कि किस ऑर्बिट पे क्या एनर्जी होगी, आगे है नोट्स में वैसे। ठीक है, और सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू सिंपली 2 पुट कर दो, तो 2 इधर पुट हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। इसको 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर ये आ रहा है। तो मतलब सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो ये होगी। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट की बात की जाए तो उसका भी रिलेशन बनाते हैं। देखो अभी हमें रिलेशन पता करना है किसका, टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी से भी और पोटेंशियल एनर्जी से भी। ठीक है, तो वैसे अब अगर आप मैथमेटिकली देखो तो किसी भी n का मतलब किसी भी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी, ये जो आपकी ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है ना, ये उसी के बराबर होगी। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें पहले शेल में टोटल एनर्जी मिल गई तो तुम समझ जाओ कि पहले शेल में तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली कैसे, कि किसी भी ऑर्बिट में, मान लो पहले ऑर्बिट में, तो पहले ऑर्बिट में यहाँ पे तुम 1 पुट कर दोगे, तो पहले ऑर्बिट में जब तुम एनर्जी फाइंड करोगे उससे माइनस को मल्टीप्लाई करवाओगे, और 2 को भी सिंपली आप ऐसा कह दो -2 को मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी से रिलेशन है। ठीक है जी, अब यहाँ पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये वैसे एमडीकेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो nth ऑर्बिट में, मतलब पहले दूसरे या तीसरे या किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि देखो अगर आपको पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड मालूम करनी हो तो आप n की जगह सिंपली 1 पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले ऑर्बिट में जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। भाई साहब बहुत स्पीड है ये, समझे। अभी ऐसे ही दूसरे ऑर्बिट में फाइंड करनी हो तो सिंपली आप इधर 2 लिख दो, 2 पुट कर दो। तीसरे में फाइंड करनी हो तो तीसरे 3 लिख दो, फिर इसको डिवाइड करके जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो इनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, स्पीड होगी। ठीक है, अच्छा बस आगे दूसरी वीडियोस में कंटिन्यू करते हैं।